हेलो गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज मैं ट्रैकिंग पर जाने वाला हूँ और ट्रैकिंग पर जाने वाला हूँ मसूरी के हिल टॉप पर सिचुएटेड भद्राज टेम्पल पर, जो कि यहाँ का बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। और वहाँ मेरे साथ ट्रैकिंग पर आने वाला है मेरा एक फ्रेंड, जो कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ से आया है और कोविड से इसने रिकवर किया है। उसको भी मैं आगे वीडियो में आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अभी हम मटोगी विलेज पहुंचे हैं, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। वैसे तो टेंपल पर जाने के लिए काफी रास्ते हैं, देहरादून से मसूरी होते हुए भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमने जो रास्ता चुना है वो विकासनगर से 20 किलोमीटर दूर मटोगी गांव से शुरू होता है। तो यहीं से हमारा ट्रैक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाँव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। मोटे तौर पर ट्रैकिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और मंदिर में प्रवेश करते हुए किन चीजों को अवॉइड करना है, उसी के बारे में यहाँ पर दोस्तों दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये है भाई मटोगी विलेज। और ये वो रास्ता है जिससे होकर मटोगी विलेज पहुंचा जा सकता है। हम भी इसी रास्ते से पहुंचे हैं, आप भी इसी रास्ते से पहुंच सकते हैं अगर कभी दिल करे आने का। बाकी दोस्तों अपने सोशल मीडिया हैंडल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की उत्तराखंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मिट्टी के हैं घर यहाँ पर बने हुए, कुछ पत्थर के हैं बने हुए, कुछ सीमेंटेड भी बने हुए हैं। और मुझे लगता है ये काफी पुराने घर होंगे जो कि मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। और दोस्तों घर भले ही इन लोगों के पत्थर के बने हुए होते हैं, लेकिन दिल इनके सोने के होते हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड विजिट करें तो इस तरह के गांव में जरूर जाएं, इस तरह की जिंदगी जिए, क्योंकि यही वो गांव होते हैं जहां पर असली भारत आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों आप सामने एक बावड़ी भी देख पा रहे होंगे। इस बावड़ी के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक कहानी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ अखरोट के पेड़ भी लगे हुए हैं। पके हुए अखरोट तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन पेड़ पर लगे हुए कच्चे अखरोट भी देख लीजिए दोस्तों।
कि किस तरीके से जब अखरोट पेड़ पर लगते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल हरे हरे हैं अभी ये पके नहीं है। तो यहाँ ऊपर से मटोगी विलेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हालांकि ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है, ये छोटा ही गांव है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा ही हम ऊपर चढ़े थे कि एनर्जी की जरूरत पड़ गई, तो हम बनाना भी लेकर आए थे, तो हम थोड़ा बनाना ही एंजॉय करने लगे। बाकी संदीप भाई कैसा एक्सपीरियंस है आपका? कैसा फील कर रहे हो आप? फील तो बहुत अच्छा है, एक बार आइए यहाँ पे, आपको भी अच्छा फील होगा। ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पे नीचे टेम्परेचर आपको कोई 40 डिग्री मिलेगा और यहाँ पे तो कोई 20 डिग्री के आसपास लग रहा है। तो भाई आप देख सकते हो यार, मतलब जन्नत है यार एक तरह से देखा जाए ना। तो यहाँ ऊपर से कुछ इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिल जाते हैं। धूप निकली हुई है, लेकिन पहाड़ों में दोस्तों मैं आपको बता दूं, धूप अगर तेज भी होती है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हवा जो होती है वो बिल्कुल ठंडी ठंडी बह रही होती है। और ये हमारा ट्रैक है। तो गाइस अभी आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और भोजन करने के लिए हम रुके हैं यहाँ पर। तो भाई मेरी माता जी ने आलू की पूड़ियाँ भिजवाई थी। हालांकि कहीं पर हिमाचल में इनको भबके भी कहा जाता है, उत्तराखंड में कचौड़ी भी कहा जाता है। भाई हम तो आलू की पूरी कहते हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लंच हो रहा है प्रकृति के साथ बिल्कुल बैठकर यहाँ पर, और इस तरह का यहाँ से कुछ व्यू आ रहा है। पूरी का जो टेस्ट है ना गाइस, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक तो भूख इतनी लगी है, इतना सारा हमने ट्रैक किया अभी पीछे से, तो एनर्जी की गाइस ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाती है। तो आप भी कभी इस तरह के ट्रैक पर जाए तो खाने पीने का सामान लेकर जाए, खासकर नेचुरल चीज़ें लेकर जाए गाइस तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें, जूस वगैरह जो घर का खाना होता है बना हुआ, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो हम खाना खा लेते हैं गाइस, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और खाना खाने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये ट्रैक है। हालांकि ट्रैक ये 4 से 5 किलोमीटर का बताया जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा हमें हो चुका है चलते हुए, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम सही रास्ते पर जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा। बाकी संदीप भाई जो है वो आगे निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया। देखिए यहाँ से किस तरह का व्यू आता है, पूरा जंगल ही जंगल है यार दोस्तों, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे।
लेकिन शांति बहुत है। अगर आप भी नेचर लवर हैं, आपको पक्षियों की चहचहाहट पसंद है, तो ये प्लेस आपके लिए है। चलिए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुझको यहाँ पर एक चौक दिखाई दी, तो मैंने सोचा आपको भी इसके दर्शन करा ही देते हैं। तो इस तरह के जंगलों में इस तरह की ट्रैकिंग करते हुए इस तरह के पैरासाइट मिलना बिल्कुल आम सी बात है। और इस तरह के पैरासाइट देखने को मिल जाते हैं उन जगहों पर जहां पर नमी बहुत ज्यादा होती है। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर जोंक आपके बॉडी के किसी पार्ट पर चिपक गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कितना खून ये आपका पी गई, क्योंकि ना आपको पेन होगा ना आपको होगी इचिंग। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होता है, जोंक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हीरोडीन। जब ये शरीर से खून चूसना स्टार्ट करती है तो उस एंजाइम को ये बॉडी में छोड़ देती है, और इसी एंजाइम की वजह से हम लोगों को ना पेन होता है ना इचिंग होती है, और जोंक हमारा बहुत सारा खून भी चूस लेती है। हालांकि दोस्तों, इसी एंजाइम का जो यूज़ है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। बहुत सारी हार्ट डिजीज में और स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उनमें भी इसका यूज़ बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। तो दोस्तों, आप भी अगर कभी इस तरह की ट्रैकिंग पर आए और आपका आमना सामना किसी जोंक से हो या फिर आपके बॉडी पार्ट पर कोई जोंक चिपक जाए, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। धीरे से पकड़िएगा और निकाल दीजिएगा उस जोंक को। तो भाई, इस तरह के क्रिएचर्स, इस तरह के नज़ारे आपको यहाँ इस तरह की ट्रैकिंग के दौरान देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, आप चारों तरफ अरे परे जहाँ आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे आप हरा भरा पाएंगे। और यहाँ की दोस्तों जो ब्यूटी है ना, उसको कैमरे में कैप्चर कर पाना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है अपने शब्दों में बयां करना। इसको सिर्फ यहाँ आकर फील किया जा सकता है, यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है। तो देखिए आप, तो संदीप भाई, आप कुछ अपने कोविड से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहोगे कि किस तरह के प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए और किस तरह का भेदभाव समाज जो है कोविड पेशेंट के साथ करता है? कोविड पेशेंट के साथ भेदभाव तो पूछो मत भाई। भाई, किस तरह का भेदभाव का सामना आपको करना पड़ा? अगर आप रिकवर भी हो जाओगे, आपकी निगेटिव भी रिपोर्ट आ गई है बाद में, तो भी लोग आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे कि पता नहीं उनको अगर आपके पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उनको भी अभी भी ऐसा लगता है कि कोरोना हो जाएगा उनको। मतलब रिकवर होने के बाद भी जो है लोग बिल्कुल शक की निगाहों से कोविड पेशेंट को देखते हैं। तो भाई, अगर इसकी प्रिकॉशन तो ये है कि आप हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट करते रहना चाहिए अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं, और उसके टच में रहो डॉक्टर का। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर से बात करो। अपने आप कोई भी दवाई ना दो, कोई भी मेडिसिन कि वहाँ से बाज़ार से जाके हमने ख़रीद ली है, ऐसे नहीं। प्रिकॉशन के साथ जितनी भी डॉक्टर देता है उससे लो दवाई डॉक्टर के हिसाब से। बाकी भाई दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइज जो है वो टाइम से करते रहें, 5-5 मिनट बाद करते रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अगर आपको एक बार ये हो जाती है तो लाइफ टाइम इसके कुछ ना कुछ जो इफेक्ट होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है मास्क आप हमेशा पहने, सैनिटाइज हमेशा यूज़ करें। मैं हमेशा मास्क का यूज़ करता हूँ जब भी मैं कभी किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर जाता हूँ। हालांकि अभी आजकल मैं ऐसे प्लेस पर नहीं जाता, और जहाँ जाता हूँ मैं मास्क जरूर पहनता हूँ जहाँ पे क्राउड होता है। तो आप भी मास्क पहने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है, काफी नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ से तो मंदिर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बादलों के बीच में भद्रास देवता का मंदिर। शायद आप भी देख पा रहे होंगे, जूम करके थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको। जूम करके थोड़ा साफ दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये है वो टेंपल जहां पर हमें पहुंचना है, और 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग
पहुंच ही गए हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट। तो दोस्तों 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली हम भद्रास टेम्पल पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हालांकि यहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर फॉग जो है हमेशा ही रहता है ऐसे ही। कुछ सेकंड्स के लिए मौसम क्लियर होता है, तो मौसम यहाँ पर जो है सेकंडों में बदलता रहता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर व्यू आ रहा है। बाकी ट्रैकिंग का जो रूट था वो बहुत ज़्यादा पथरीला था, तो थकावट काफ़ी लग गई। हालांकि हम रुक रुक कर आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सारी थकान जो है वो छूमंतर हो चुकी है एकदम से, तो आप देख सकते हैं। और अभी मैं रियर कैमरा में स्विच करके आपको अंदर लेकर जाने वाला हूँ, और इस मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपसे मैं साझा करना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरह के नज़ारे दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये बादल इन पेड़ पौधों और पहाड़ों को छूकर गुजर जाते हैं, और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को महसूस करने के लिए हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी यहाँ पर आए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब सभी देवता सभी योद्धा अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे, तो बलराम जी का मन इस भीषण युद्ध को देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा अशांत रहने लगे थे, इसीलिए उन्होंने हिमालय की यात्रा करने का निर्णय लिया। और हिमालय की यात्रा के दौरान बलराम जी बिहार के इस क्षेत्र में पहुंचे। हालांकि दोस्तों उस समय संपूर्ण उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहकर पुकारा जाता था। ये महाभारत के टाइम की बात है। कुछ समय बलराम जी इस क्षेत्र में बिताने के बाद जब वापस लौटने लगे, तो यहाँ के लोगों का दिल भर आया। यहाँ के लोगों को बलराम जी के साथ रहकर उनकी आदत पड़ चुकी थी, उनसे लगाव हो चुका था। लोगों का ऐसा स्नेह देखकर बलराम जी ने लोगों को वचन दिया कि कुछ समय बाद मैं यहाँ पर पाषाण रूप में, मतलब मूर्ति रूप में वापस आऊंगा और आप सभी लोगों की रक्षा करूंगा, आपकी गायों की रक्षा करूंगा, आपके पशुओं की रक्षा करूंगा। और कुछ सालों के बाद नंदू नाम के एक व्यक्ति को खुदाई के दौरान यहाँ पर बलराम जी की एक मूर्ति मिली, जो कि इस मंदिर में भी स्थापित की गई है। आप देख पा रहे होंगे सेंटर में बलराम जी की मूर्ति है और साइड में उस नंदू ग्वाले की, और एक तरफ नाग देवता की मूर्ति स्थापित की गई है। और दोस्तों कहा जाता है कि नंदू को जब वह मूर्ति मिली तो उस मूर्ति में से आवाज आई, और उस मूर्ति ने नंदू को आदेशित किया कि मुझे इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाकर स्थापित कर दो। नंदू ने ठीक ऐसा ही किया। मूर्ति उठाकर वो किसी ऊंचे स्थान की तलाश में निकल पड़ा। और दोस्तों कुछ दूरी तय करने के बाद गला नंदू का सूखने लगा, प्यास उसको लगने लगी।
लेकिन दूर दूर तक दोस्तों पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तब नंदू ने बलराम जी से रिक्वेस्ट किया कि बलराम जी मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और पानी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तब बलराम जी ने नंदू को आदेशित किया कि आगे जाकर एक स्थान से पत्थर और मिट्टी हटाना तो पानी निकलने लगेगा। नंदू ने ठीक ऐसा ही किया और उस स्थान से पत्थर मिट्टी हटाने पर वहां से पानी निकलने लगा। और वो पानी का स्रोत दोस्तों आज भी मटोगी गांव में स्थित है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया भी था और बताया भी था कि इस बावड़ी के बारे में मैं आगे जाकर आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। पानी से प्यास बुझाने के बाद फाइनली नंदू मसूरी की इस हिल टॉप पर मूर्ति को लेकर पहुंचा और यहाँ पर उसने बलराम जी को स्थापित कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस मंदिर की कहानी जो मुझे थी आपको सुनानी। आई होप आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर को बद्रीनाथ धाम के बराबर माना गया है। जितना फल आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने पर प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको भद्राज देवता की यात्रा करने पर भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों बद्रीनाथ धाम के एक अंग के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मंदिर के बारे में। तो गाइज ये था आज का वीलॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हालत अभी ख़राब हो चुकी है क्योंकि अब नीचे भी हमें उतरना है, तो नीचे उतरने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, शायद अंधेरा ही हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं एक न्यू वीलॉग में एक न्यू प्लेस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।